अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। आज के प्रोग्राम में जो अहम मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे उस बारे में आपको बताते चले। सबसे पहले तो PIA के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, PIA जॉइंट एक्शन कमेटी जिसने आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उसके बाद गुफ्तगू की मीडिया से, और इस मुलाकात में जो अहम पेशरफ्त हुई और इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ जिनके ज़ेर सदारत GHQ में अहम इजलास कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और क्या कुछ बातें इस इजलास में हुई होंगी और क्या कुछ अहम पेशरफ्त इसके बाद हो सकती है, इस पर हम आपको कुछ बताएंगे। सबसे आखिर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एहतसाब एक्ट में की जाने वाली तरमीम, और इसके बाद डायरेक्टर जनरल हामिद खान जिनका इस्तीफा सामने आया, और साथ ही साथ KPK में डॉक्टर्स की हड़ताल और लाजमी सर्विस एक्ट का वहां पर निफाज, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। PIA के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद होंगे तलाल चौधरी साहब और सोहेल बलोच जो कि एक्शन कमेटी के चेयरमैन है, वो भी हमारे साथ होंगे। सोहेल बलोच साहब, आपसे आगाज करते हैं बात का। कुछ कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। आपने रात को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आज आपकी मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से, और उसके बाद आप सब अच्छा है का कहते हैं और 2 दिन के अंदर मामलात कुछ क्लियर हो जाएंगे, ये भी आप कहते हैं। लेकिन बात कुछ वाज़ेह नहीं हो रही कि ऐसे क्या मामलात तय पाए, ऐसी क्या बातें हुई कि वही आप लोग जो पहले नारे लगा रहे थे और अब जो है आप उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने कभी भी कोई ऐसी एंटी बात नहीं की गवर्नमेंट के लिए, और उस वक्त भी हमने यही कहा था कि कम्युनिकेशन गैप है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कम्युनिकेशन गैप फिल हो गया। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने शहबाज शरीफ साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया, एक्सप्लेन किया। उन्होंने हमें अपने वक्त में से बहुत टाइम दिया, करीबन 3 घंटे दिए। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम है, और पूरी तरीके से सारे मामलात समझे, और समझने के बाद उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन साथ साथ उन्होंने राइटफुली ये कहा कि जो कुछ है सारे मामलात मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश करूंगा, और इंशाअल्लाह उनकी वापसी पे वो शायद दोहा गए, वो वापस आए, उनको सारे मामलात पेश किए जाएंगे, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने चाहे इसका कोई मस्बत, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और टूवर्ड्स बेटरमेंट होगा, बेटरमेंट ऑफ PIA, बेटरमेंट ऑफ द कंट्री इंशाअल्लाह। सर बलोच साहब, बहुत ही अजीब लगता है जब आप ये कि हमने कभी पहले भी हुकूमत के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा, और अब जो है वो मामलात बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आते हैं, क्योंकि आप लोग ही पहले कहते रहे कि सबसे रीजनेबल जो है हमें इस वक्त लगते हैं चौधरी निसार साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब जिनसे गुफ्तगू हो सकती है। इसके अलावा आप हुकूमत पर मुसलसल तनकीद करते रहे। ये एक खूनी तहरीक आपने चलाई, 2 लोगों की जान का नजराना पेश किया, और उसके बाद आप इतने आराम से पीछे हट जाते हैं, और उसके बाद आप वाजे भी नहीं कर रहे कि असल में मामलात तय क्या पाए, 2 दिन के बाद क्या बताया जाएगा। देखिए, खुदा न खास्ता पीछे नहीं हटे, हम अपनी जगह पे कायम हैं। हम गए, हमने चीफ मिनिस्टर से उसी बारे में बातचीत की है। या तो ये होता ना, बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, हम कहते हैं बस जी आज से कोई बातचीत ख़त्म हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। हमने ऐसे तो नहीं कहा, और सबसे पहला पॉइंट ही हमारा ये था कि जो हमारे 2 एम्प्लॉइज़ शहीद हुए उनके बारे में हमने बात की और रिक्वेस्ट किया कि जी हमें उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी चाहिए, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको टास्क तक पहुंचाना चाहिए, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो और बेसिकली जो हमारे मसले थे, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने उन्हें बताए। हमें मौका नहीं मिल रहा था, बीच में कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम्स हुए थे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, हमारे जो मसले मसाइल थे, वो हम समझते हैं और हमें यकीन है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब तक उस तरीके से नहीं पहुंचाए गए, या उन तक उस तरीके से चीज़ें नहीं पहुंची। सर, आप फिर बात को वाजे नहीं कर रहे। बात आप ये वाजे कीजिए, क्योंकि आपके अपने जो लोग हैं वो भी मुतमईन नहीं है आपके इस फैसले से। जब हमारी उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि वो मुतमईन नहीं है, लोगों ने कुर्बानी दी है, लोग अपने घर बार छोड़ के सड़कों पर बैठे रहे, बाहर निकले, इतने दिन यहाँ पे उन्होंने एक इनकलाब की खातिर ये एक पूरी तहरीक चलाई। तो आप ये तो बताइए ना कि क्या हुआ, ऐसा क्या मामला तय पाया? सब ठीक है, सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा मामला क्या तय पाया है? लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ पैसे ले लिए गए, या फिर शायद कोई मामलात आपस में ऊपर ही तय हो गए। बात को वाजे कीजिए ना। देखें, मैं आपको क्या चीज़ वाजे करूं, मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे मसले हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, और आजकल के दौर में अगर खुदा न खास्ता
کوئی برائب لے گا, کوئی اس قسم کے پیسے لے گا تو وہ چیز چھپ نہیں سکتی, یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں. سو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہر قسم کے آپ ہمارے ساتھ سوال کر سکتے ہیں, ہم جواب دیں گے آپ کو اور کوشش کریں گے ٹو یور سیٹسفیکشن جواب دیں. لیکن جو ہمارے مطالبات تھے, جو ہماری چیزیں تھیں, وہ ہم نے اسی طریقے سے چیف منسٹر کو بتائیں جو کہ ہم پہلے بتا چکے تھے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں احساس تھا کہ اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ہمیں ایک اپرچونٹی ملے, کوئی ہم سے بات کرے. ہم بار بار یہ بولتے تھے کہ ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے, مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور ہمیں احساس تھا, لیکن آپ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے, کیسے کیا معاملات طے پائے کہ آپ کو منع کیا گیا؟ شہباز شریف کی جانب سے ہمارے ساتھ طلال چودھری اس وقت موجود ہیں, ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں, آپ کی طرف واپس آتے ہیں. طلال چودھری صاحب آپ بتائیے گا کہ جی سہیل بلوچ صاحب کہیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں احساس تھا ڈے ون سے کہ ٹریولنگ پبلک کو پرابلم ہو رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر کسی وجہ سے یہ آپریشن انسیف ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہماری زیرو ٹالرنس تھی, ہماری بھی اور حکومت کی بھی. سو ہم یہ چانس لینا نہیں چاہ رہے تھے کسی بھی طریقے سے, اور ہم نے اپنے 2 دن پہلے, 1 دن پہلے جب جزوی طور پہ کہا گیا کہ آپریشن شروع ہوا, تو ہم نے یہ پوائنٹ سامنے رکھا کہ ہمارے حساب سے یہ آپریشن انسیف ہے, اور گورنمنٹ نے یہ بات ایکسپٹ کی, اور اسی وجہ سے آپ کی بات پہنچ گئی. طلال چودھری صاحب بتائیے گا ایسا کیا مختلف ہو گیا؟ پہلے تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکشن کمیٹی سے بات نہیں کریں گے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب سے معاملات طے ہوتے ہیں, حمزہ شہباز صاحب آتے ہیں اسلام آباد 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹھہر کے, پھر شاید کچھ ڈکٹیشن دے کے یا جو بھی, اس کے بعد یہاں آتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو معاملات تو آپ لوگوں نے طے کیا, آپ لوگوں نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی تھی. دیکھیں, یہ بالکل نہیں کہا گیا تھا کہ بات نہیں کی جائے گی. صرف ایک بات کا اختلاف تھا ہمارا اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا, کہ ہم چاہتے تھے کہ کسی قسم کی زور زبردستی کے بغیر بات ہونی چاہیے. بات بغیر کسی یہ جو سٹرائک کر دی گئی, پھر اس کے بعد کہا گیا جی کہ کوئی پہیہ نہیں چلنے دیں گے, کوئی جہاز نہیں اڑے گا, سارے آپریشنز بند کر دیے گئے. ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا, اور یہ ہم چاہتے تھے کہ پہلے یہ تمام چیزیں نارملائز ہوں, اس کے بعد بات کرنے کو تو ہم ہمیشہ تیار ہیں. اور اگر کسی کے پاس کوئی اچھی پرپوزل ہے تو حکومت ہمیشہ سننے کے لیے تیار رہتی ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ نقصان جس سے عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے, یہ 600 ارب روپیہ جو مختلف ادارے نقصان کر رہے ہیں, جس میں ایک پی آئی اے ہے, یہ اس سے ہسپتال بن سکتے ہیں, اس سے اسکول بن سکتے ہیں, اس سے سڑکیں بن سکتی ہیں. اور یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ تو وہ سب باتیں ہیں جو آپ پچھلے کئی دنوں سے ہمیں بتا ہی رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیے ایسے کیا معاملات ہوئے, ایسی کیا باتیں ہوئی کہ وہ معاملات طے پا گئے اور انہوں نے اپنی جو ہڑتال ہے وہ واپس لے لی؟ ہوا کیا؟ دیکھیں, کوئی معاملہ طے نہیں پایا, اس لیے کہ کیونکہ کوئی بھی بات چیت پہلے نہیں ہو سکتی تھی جب تک سٹرائک ختم نہ ہوتی. یہ ہماری یہ بات جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سمجھ میں آ گئی, انہوں نے سٹرائک ختم کی اور اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی ہے. ضمانت دی ہوگی نا طلال صاحب, کوئی تو ضمانت دی ہوگی. دیکھیں نا, ضمانت کس بات کی ہم دیتے؟ ہم تو بالکل کھلے دل کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی, وہ کوئی سیاسی جماعت ہو, وہ کوئی پی آئی اے کا امپلائی ہو, یا کوئی بھی آدمی ہو, وہ پی آئی اے کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجاویز دے. ہم دیکھیں, جو ملازمین کے حقوق ہیں ہم ان کے خلاف نہیں تھے, وہ تو ہم نے انہیں پہلے کہا تھا کہ ایک بھی ملازم کا حق نہیں مارا جائے گا, ایک کو بھی فائر نہیں کیا جائے گا, نوکری سے نہیں نکالا جائے گا, ہم پروٹیکٹ کریں گے. لیکن شاید ہم انہیں سمجھانے میں کامیاب نہیں تھے. اب انہوں نے واپس آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں سٹرائک کے دوران بہت سارا نقصان ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جس میں انسانی جان بھی تھی. میرا خیال ہے کہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے, ہم اس مقصد کو حاصل کریں گے. بالکل آپ کی برخلاف تو پرویز رشید صاحب نے کہا تھا کہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے, انہیں نکال دیں گے. نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی تھی. بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم کوئی تحریری ضمانت لیں گے, ہمیں کوئی تحریری ضمانت ملے گی تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی. تو کوئی تحریری ضمانت بھی آپ کو ملی؟ کچھ ایسا بھی ہوا, یا آپ لوگوں نے چپ کر کے بات مان لی کہ پہلے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ طے کیجیے گا آپ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ میں دوبارہ بولوں گا, انسیف آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اس پہ زیرو ٹالرنس تھی سب کی. اور اس کے بعد جو ہمیں ضمانت ملی اس میں میاں شہباز شریف صاحب کا نام تھا, چودھری نثار صاحب کا نام تھا. یہ 2 نام ایسے ہیں کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا. ان کی ضمانت ہی کافی تھی.
اور اس کے بعد جب ان سے بات چیت ہو گئی، ہمارا پہلے کانٹیکٹ ہو ہی نہیں رہا تھا کسی کے ساتھ، جب ہمارا یہ کانٹیکٹ ہوا اور ہم نے اپنی بات ان تک پہنچائی تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ اب ہمارا کانٹیکٹ ہو چکا ہے اور ہم کسی بھی صورت میں انسیف آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور یہی گورنمنٹ کا بھی خیال تھا، اسی وجہ سے ہم نے سہیل یہ بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ختم ہمیں تو کی۔ ضمانت مل گئی ہے، ہمیں ضمانت شہباز شریف صاحب نے دے دی ہے، ہمیں ضمانت چودھری نثار صاحب نے دے دی ہے، اب تو ضمانت آپ لوگوں کی جانب سے دے دی گئی، آپ بھی اقرار کر لیجئے، بتا دیجئے۔ دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے کہ ہمیں بات کرنے کی ضمانت ملی تھی، کسی بات کی کوئی ایسی ضمانت نہیں دی گئی، کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا، یا یہ نہیں کہا حکومت نے کہ ہم اپنا پلان جو ہے ختم کر رہے ہیں، ہم اب پی آئی اے کو ریفارم نہیں کریں گے، یا اب ہم اس پروسیس کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ ہاں، بات کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا سب سے پہلی شرط ہے اسٹرائک ختم کی جائے، ہر چیز کو نارملائز کیا جائے، اس کے بعد وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو پرپوزلز ہیں ہم اس کو دیکھیں گے اور بڑی سچے دل سے اس پر غور کیا جائے گا، اور اگر کوئی ایسی مطمئن کریں گے اسی فسکل ایئر میں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملات سارے طے کرنے تھے، اب ان سے کس طرح سے ٹائم بڑھائیں گے، ٹائم لیں گے، کیا کرنے جا رہے ہیں، کوئی تو اسٹریٹجی بتا دیجئے۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کو ہم ہمیشہ اس طرح پورٹرے کرتے ہیں یا جیسے یہ سب کچھ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہا ہے، ذرا بات سمجھنے کی مہرین یہ ہے کہ 600 ارب روپیہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کا نقصان نہیں ہو رہا، اس میں 600 ارب روپیہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا نقصان ہو رہا ہے، پی آئی اے سمیت باقی ادارے کر رہے ہیں۔ ان اداروں کو جب تک منافع بخش نہیں بنائیں گے یا کوئی حل نہیں ڈھونڈیں گے، یہ ہمارے بچوں کی تعلیم، صحت اور باقی سہولتیں جو ہیں یہ اس نقصان میں جا رہی ہیں۔ تو آئی ایم ایف کا کہنا کہ اس کی وجہ سے کر رہے تھے، ایسی بات نہیں، یہ ہمارے ریفارمز کا حصہ ہے، ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اور ہم پاکستان کے بجٹ خسارے کو اسی طرح منافع بخش بنا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں جب ہم خسارے والے ادارے، وہ پی آئی اے ہو، وہ اسٹیل مل ہو یا وہ باقی ادارے ہوں، ہم اس کو منافع بخش بتائیں، ریفارم کریں، اسٹریٹجک پارٹنر لے کے آئیں، نجکاری کریں، کچھ کریں، لیکن ہمیں انہیں نئے سرے سے ریفارم کرنا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، طلال چودھری صاحب آپ کی بات بھی ہم تک پہنچ گئی، سہیل بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ، طلال چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت اپنے نیریٹو پہ قائم ہے، لیکن ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنے مطالبات سے شاید کچھ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے، 2 دن کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے، یا آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا اس وقت۔ ناظرین، یہاں پہ ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے احتساب ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم پر۔ اختلافات کے نتیجے میں جو احتساب کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل حامد خان، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ کے پی کے حکومت جو لازمی ایکٹ کو تو غلط قرار دیتی تھی، لیکن اب اپنے ہی صوبے میں لازمی ایکٹ کو نافذ کر رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم سے جانیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں کے پی کے حوالے سے۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا حکومت کے احتساب ایکٹ میں ترامیم لانے کے نتیجے میں اس فیصلے پر جو اختلافات جنہوں نے جنم لیا، اس کے بعد ڈی جی احتساب کمیشن حامد خان صاحب اپنا استعفیٰ بھیج دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لازمی ایکٹ کو غلط قرار دینے والے، کالا قانون قرار دینے والے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں اسے کے پی کے لیے صحیح کیسے قرار دے سکتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے طلال چودھری صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، اور عائشہ گلالئی ہمارے ساتھ موجود ہے، پی ٹی آئی کی رہنما۔ عائشہ، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور ذرا اس بات کی وضاحت کیجیے گا کہ جو احتساب ایکٹ میں ترامیم لائی گئی ہیں اس وقت، اور اس حوالے سے جو ریزسٹنس اس وقت حامد خان صاحب کی طرف سے سامنے آئی اور انہوں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا، تو کیا ان ترامیم کے حوالے سے آپ کچھ ایکسپلین کرنا چاہیں گی کہ کس طرح سے آپ کی حکومت اس کو صحیح کہتی ہے اور جو انہوں نے اس کے اوپر قدغن لگائی ہے وہ کس طرح سے غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جیسا آپ کو معلوم ہے کہ احتساب ہمارے پی ٹی آئی کی جو مینیفیسٹو ہے اس میں سے جو مین پوائنٹس تھے اس میں ہمارا ون آف دا آبجیکٹیوز ہمارا تھا، اور اسی لیے آپ تمام پاکستان میں دیکھیں تو ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن بنایا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ کوئی انٹرفیرنس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا اس میں کوئی ایسی امینڈمنٹس لانا چاہتی ہے کہ جس کی وجہ سے کے پی احتساب کمیشن انڈیپینڈنٹلی کام کرنے سے روکا جائے، کیونکہ اس سے پی ٹی آئی کا جو مینیفیسٹو ہے اور پورا جو ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ پھر ہمارا ٹارنش ہو جاتا ہے۔ اور جو ہم نیب کے اوپر بات کرتے ہیں کہ
जिस तरह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नैब को जिस तरीके से तबाह किया गया और जिस तरीके से उसको आज भी नवाज शरीफ साहब के केसेस पड़े हुए हैं और बाकी लोगों के केसेस पड़े हुए हैं, नैब उनको डील नहीं कर रही, तो हम नहीं चाहते कि केपी एहतसाब कमीशन भी वैसे ही एक इदारा बन जाए। तो हमारी गवर्नमेंट इस बात को वाज़ेह कीजिएगा, कतई कलामी के लिए माजरत वाज़ेह कीजिएगा। आप तो कह रही है कि हम इस तरह का कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों ने तो किया, केपीके की काबीना ने ही ये तरामीम लाई है और उसके बाद व्हाइट कॉलर जो लोग हैं उनको 30 दिन के अंदर जो है उनको पकड़ना, उनके ऊपर साबित करना वो लाजिम हो गया है। ये तो बहुत ही नामुमकिनात में से है। साथ ही साथ उनकी रिजर्वेशंस हैं जो उन्हें बाउंड किया जा रहा है कई जगहों पर। आप कह रहे हैं कि हम इस तरह की रिजर्वेशंस लाना ही नहीं चाह रहे, हम इस तरह की कोई चीज ला ही नहीं रहे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हर चीज़ में वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो गुंजाइश हर चीज़ में वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। ये मैन मेड लॉज होते हैं और इसमें वक्त के साथ साथ आप मुख्तलिफ चीज़ें लाते हैं। तो हो सकता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही हो, और मेरे ख्याल से जो मेन प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपल हमारी बात यह है कि हम एहतसाब कमीशन को इंडिपेंडेंट ही रखना चाह रहे हैं। उसमें किसी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी पोलिटिकल पार्टी की तरफ से ना तो इंटरफेरेंस होगी, ना कोई विक्टिमाइजेशन, और ना ही किसी को हम कंसेशन देंगे। तो इसमें कोई रिफॉर्म्स अगर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट लाना चाहे। अगर मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, आयशा गुलैली साहिबा, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं, जो तरामीम लाई गई उनमें से ये भी कहा गया कि जो भी सरकारी एहलकार अगर उसे पकड़ा जाएगा, जो भी सियासी शख्सियत अगर उसे पकड़ा जाएगा, उसको गिरफ्तार करने से कबल इन्फॉर्म किया जाएगा, सूबाई काबीना को इन्फॉर्म किया जाएगा, आपकी कौमी असेंबली को इन्फॉर्म किया जाएगा। ये तो वही चीजें जिनके ऊपर आप लोग पहले शोर मचाते रहे। जब कराची में रेंजर्स के हवाले से ये बातें होती रही और जब से हुकूमत ने अपना स्टांस लिया तो आप लोग इसके खिलाफ बोलते रहे, और अब आप लोग ही ये लेकर आ रहे हैं तरमीम, आप लोगों ने ये तरमीम पास की है। नहीं, मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशंस उसमें कोई रुकावट जो है वो केपी एहतसाब कमीशन को नहीं दी जाएगी, उनको बाकायदा सपोर्ट किया जाएगा। और ये हमने ही उनको कहा है, जो विसल ब्लोअर कानून है जिसमें एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, या विसल ब्लोअर कानून है कि जिसमें हम कोई भी अगर बताना चाहता है किसी सरकारी अफसर के खिलाफ तो उसको हमने इजाज़त दी है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक तरफ आप बात करते हैं कि हम उनको मना करें, दूसरी तरफ हमारा यही लॉ केपी में मौजूद है जहाँ पे बहुत सारे को जुर्माना भी हो चुका है, पनिशमेंट्स हो चुकी हैं। तो अगर कोई चीज़ साबित करने से पहले आप उनको अरेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से, मैं उसकी डिटेल्स टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स की गुंजाइश होती है। और यकीनन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, हम पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारा जो मैनिफेस्टो है हम उससे डेविएट हरगिज़ नहीं करेंगे। और उसमें चेंजेस हो सकती हैं कि जिस तरह बाज़ लोगों को ये एतराज़ हो कि हमारे ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी, उससे पहले हमें गिरफ्तार किया गया, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें, अगर कोई प्रोसीजरल चीज़ें वो ठीक करना चाह रहे हैं तो वो वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएंगी। और जो इन प्रिंसिपल चीज़ है कि कोई चीज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इंटरफेरेंस हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी, वो आपके सामने इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। है कि आपका स्टैंड कुछ और है, इमरान खान साहब का स्टैंड कुछ और है, और जो केपीके की काबीना है उसका स्टैंड कुछ और है। आप सब बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। यू डोंट ऑल सीम टू बी ऑन वन पेज। प्लीज़ वेट, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप वेट करें इस बात का कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम एक फाइनल जगह पे पहुंचते हैं और जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन एज ए पार्टी हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम दूसरों के लिए, हम तो चाहते हैं कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बने, केप एहतसाब कमीशन दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। लेकिन हम ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि हम नैब की तरह, जिस तरह बाकी पोलिटिकल पार्टीज ने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को इस मुल्क में खराब किया है, जिसमें अमीरों के लिए और कानून होगा, गरीबों के लिए दूसरा कानून होगा। एक्शंस आप लोगों की जानिब से लिए गए दे आर टोटली डिफरेंट। तलाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी इस बात पे, प्रोसीजरल बातें हो सकती हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तलाल चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। ठीक है, आप ये कहती है कि आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन हामिद खान साहब के इस्तीफे पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? आप उसको क्या ओन करते हैं? मेरे ख्याल से हामिद खान साहब को हम जो इस तरह के लोग हैं, वेल रिप्यूटेड लोग हैं, उनको हमने ही ये समझा कि हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखने वाले लोग ना हों, बल्कि उन जैसे इंडिपेंडेंट लोग हों जो कि वेल रिप्यूटेड लोग हों, वो एहतसाब कमीशन को हेड करें। अगर उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं तो उसमें यकीनन देखना चाहिए। और हमारा जो है, जहाँ तक हमारा मकसद है, हम सब पार्लियामेंटेरियंस का मकसद है, हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी का मकसद है, वो वही रहेगा कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि एहतसाब कमीशन जो है वो खराब हो, क्योंकि ये इदारा हम लोगों का एक विजन है, हम लोगों का
साहब अपने ब्रेन रिजर्वेशन चाइल्ड भेजते है। रहे, बताते रहे, उन्होंने एक खत भी लिखा और खत के जवाब में ये कह के उसे रिटर्न कर दिया गया कि इसमें बात मुकम्मल नहीं है। अपनी रिजर्वेशंस को वो बार बार जस्टिफाई करते रहे और उसके बाद उन्होंने ये कहकर कि ये ऑटोनमस बॉडी है, इसकी ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जो शोर मचाते हैं, सबसे ज्यादा बात करते हैं करप्शन के खिलाफ इकदाम किए जाएंगे, तो आप लोगों ने तो बिल्कुल ही यू टर्न ले लिया है। नहीं, मेरे ख्याल से मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। ये वक्त के साथ साथ जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें प्रोसेस में, ये फाइनल चीज़ें नहीं हैं। ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, ये कोई फाइनल चीज़ें नहीं हैं। फाइनल चीज़ें आपके सामने बाद में आएंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसके लिए वेट करें। कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं पीटीआई, ना हम करेंगे। हम सबका एक विजन है। हम कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं बनना चाहते जो स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और अकाउंटेबिलिटी जो है, चाहे वो एमपीए हो, करते हैं आयशा, केपीके देखें, मैंने आपसे कहा कि को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि कानून जो है वो, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, उनके लिए और गरीब आदमी सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जिन लोगों ने करप्शन की है, मुल्क का पैसा लूटा है, उनसे एक एक रुपए जो है वो वसूल करना हम सबका फर्ज है, अगर हम किसी पोजीशन पे अल्लाह ने हमको दिया है तो। केपी गवर्नमेंट या कैबिनेट की जो एक डिसीजन है, आयशा, लाजमी सर्विस एक्ट जो कि केपीके में जिसका निफाज किया गया और जिसको कहा गया था काला कानून, जब पीआईए वाले बाहर निकले थे उनके साथ आप लोग खड़े हुए, आप लोगों ने कहा हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बाद जब आपका अपना ही सूबा आता है तो वहां पर ये चीज जायज हो जाती है, वहां पर ये काला कानून हो जाता है। ये कैसा फर्क है, ये कैसा तजाद है? यहाँ पे भी एक मिसपरसेप्शन है। सबसे पहले बात तो ये कि हम अपने अस्पतालों को, पहले दिन से हमने अस्पतालों को हम ठीक करने का हमारा इरादा रहा है और हम बहुत, वो भी ये कहते हैं कि हम पीआईए को ठीक करने के लिए निकले हैं, उनका भी यही स्टांस है। आयशा, देखिए, मेरी अगर आप बात कंप्लीट होने दें, इसमें हम कोई अस्पतालों को बेच नहीं रहे हैं, हम कोई प्राइवेटाइज उनको नहीं कर रहे हैं, हम अपने अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं। आम आदमी, गरीब का जो बच्चा है, अगर उसकी वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है गरीब लोगों की, तो वो उस हॉस्पिटल को हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम जो डॉक्टर्स हैं, आपकी बात को आगे भी बढ़ाते हैं। हमारे साथ तलाल चौधरी जो है, दोनों के हम उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। तलाल, आपने अगर ये बात सुनी हमारी सारी, नया निजाम, नए चेहरे, ये बात करते थे, वो ये बात करते थे करप्शन का सदेबाप करेंगे हम, लेकिन अब जब बात आती है केपीके हुकूमत की और जब बात आती है करप्शन की और एहतसाब की, तो यही हमें पीटीआई जो है एक यू टर्न लेते हुए नजर आती है और उनकी काबीना जो एक तरमीम ऐसी ले आती है जिसके जरिए हाथ बांध दिए जाते हैं ऑटोनमस बॉडी के। क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ हैं जो इत्तेहाद ये किया करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, के वजीर आला कहते हैं कि हमसे इजाजत लिए बगैर गिरफ्तारी हो, वही कानून इन्होंने खुद जी, तलाल चौधरी साहब, उनकी आवाज़ हम तक इस वक्त नहीं पहुंच पा रही। बहुत ज़रूरी था उनका मौक़िफ़ भी जानना। वो पीटीआई जो कि अपने स्टांस को ओन करती है, जिनका नारा है करप्शन का सदेबाब, इस वक्त वो करप्शन के सदेबाब के हवाले से क्या कर रही है? आयशा, ज़रूर जवाब दीजिएगा इस बात का कि पीआईए में हड़ताल जो है वो जमहूरियत के ऐन खिलाफ है, लेकिन डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो खिलाफ जमहूरियत है, ये कैसे हो सकता है? जी, मैं यही कह रही थी कि देखें, एक तो हम हॉस्पिटल्स को हम ठीक कर रहे हैं और हम एक गरीबों के लिए हॉस्पिटल, जिस तरीके से उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरीके से वहाँ पे सिस्टम चलता है, गरीबों को जिस तरीके से वहाँ फैसिलिटेट नहीं किया जाता, और अमीर खुद जो है वो अपने जो उमरा हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हमने पहले दिन से रिफॉर्म्स किए और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट जो है, एक बात हुई कि हम प्राइवेटाइज हॉस्पिटल्स को नहीं कर रहे हैं, ना हम उनको बेच रहे हैं, हम उनको ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट हमने पेशावर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद लगाया है, हमने कोई खुद से नहीं लगाया। लेकिन पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर ये नहीं था कि यहाँ पे लाजमी एक्ट लगाया जाए, उनका ऑर्डर ये था कि हालात को बेहतर किया जाए यहाँ पर, लेकिन हरगिज ये नहीं था कि लाजमी एक्ट लगाया जाए। ठीक है आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, आप क्या कहें सूबाई हुकूमत के इस गैर कानूनी तर्ज अमल पर? चलिए ठीक है नाज़रीन, चूंकि लाइन हमारी दोबारा से ड्रॉप हो गई, माज़रत चाहते हैं इसके लिए। आयशा गुलेलाई, आपका बहुत शुक्रिया। हमने चाहा कि हम ज़रूर जाने सूबाई हुकूमत केपीके में क्या कर रही है इस वक्त। पीटीआई का स्टांस जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कुछ और होता है, जहाँ पे वो काला कानून करार देते हैं लाजमी एक्ट सर्विस को, तो अपनी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में ये क्या कर रहे हैं, ये हम ज़रूर जानना चाहते थे। साथ ही साथ जो बात की जाती है करप्शन के खात्मे की, तो करप्शन का खात्मा कब होगा, कैसे होगा, जब आप इस तरह की बीच में कदम
लगा देंगे। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने ज़रूर बात करनी है इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से उन्होंने जो बात की है, क्या वहाँ पर मामला तय पाए हैं, क्या अहम बातें इसमें हुई हैं और क्या पेशरफ्त होगी, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज GHQ में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत से अहम फैसले इसमें यकीनन हुए। इस वक्त अस्करी क़यादत जो है पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव नज़र आ रही है, जो कि पहले ही एक्टिव थी लेकिन इस वक्त काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। ख़ासतौर पे ये भी कहा गया कि हमने हुकूमत की रिट जो है वो नाफिज कर दी है और पंजाब के हवाले से जो रेंजर्स के हवाले से बातें सामने आई और उसके बाद ऑपरेशन ज़रब्याज़ जो कि यकीनन अब उसके हवाले से क्या मज़ीद होने जा रहा है, इस बारे में भी इस पर गुफ्तगू हुई होगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस किस कदर अहमियत की हामिल है इस वक्त, खासतौर पे पंजाब के अगर सिनारियों में देखें, क्योंकि रेंजर्स के हवाले से जो खबरें सामने आई उसके बाद बहुत से अहम फैसले मुतवक्के भी है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, ये कॉन्फ्रेंस बहुत से अहम फैसले भी इसमें मुतवक्के है, आप इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हो, खासतौर पर पंजाब के तनाज़ुर में जो गुज़िश्ता दिनों जो ऐलानात किए गए उसको सामने रखते हुए? देखिए, वैसे तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे प्रोफेशनल इश्यूज के ऊपर होती है और नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज होते हैं वो पार्ट ऑफ दी उसमें होता है, एजेंडे में होता है। लेकिन आप कॉन्फ्रेंस के बारे में उस कॉन्फ्रेंस के फैसले आने से पहले कमेंट करना मुनासिब नहीं होता। लेकिन मजमूई जाहिर है जो इस वक्त ऑन गोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन ज़रब्याज़ है, नेशनल एक्शन प्लान है, उस पर अमल दरामद के हवाले से कराची ऑपरेशन है, ये वो इश्यूज हैं जो ऑन गोइंग जो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसमें ये इश्यूज जो है वो रहे हैं। और कल जो कोर कमांडर आर्मी चीफ ने पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास की जो सदारत की थी और उसमें जो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात की थी कि ऑपरेशन का एक बड़ा क्रूशल फेज अब शुरू हो गया है, तो उससे बुनियादी तौर पे उनकी मुराद यही थी कि जो IDPs हैं वो उनकी वापसी सबसे अहम इशू है। और मेरा ख्याल है ये अगले चंद महीनों में आर्मी चीफ ये यकीनन चाहेंगे कि उनकी रिटायरमेंट से पहले IDPs जो हैं वो अपने घरों को वापस चले जाएं, और ये उनकी बड़ी अचीवमेंट होगी ऑपरेशन के हवाले से कि जहां से उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था उसको क्लियर करके उन लोगों को वापस उनके घरों पे आबाद कर देना। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस अब जो अगले चंद माह में हम ऑपरेशन का देखेंगे वो बुनियादी तौर पे IDPs की वापसी है, और जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं और मेरा ख्याल है हुकूमत पे ये जोर दिया जा रहा है कि जो IDPs के हवाले से जो फंड्स हैं वो फौरी तौर पे जो है रिलीज किए जाए। इन सब बातों को सामने रखते हुए यकीनन ये तमाम बहुत अहम इश्यूज हैं, IDPs का मामला बहुत अहम है, ज़रब्याज़ के हवाले से पेशरफ्त यकीनन इस पर बात हुई होगी, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज ये भी कहा गया कि हुकूमत की रेट नाफिज कर दी गई है, और ये भी कहा गया जो एपिक्स के बाद पंजाब के हवाले से जो कहा गया कि रेंजर्स जो है वो यहाँ पर अब कार्रवाई कर सकते हैं, करेंगे, इस पर जरा सी रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, वो बुनियादी तौर पे अब जाहिर है चूंकि ये एक बड़ा क्रूशल फेज है, तो अगर IDPs का वो शुरू होगा, सिलसिला शुरू होगा, तो वो अल्टीमेटली वो चाहेंगे कि फौज बहुत ज़्यादा इंगेज ना रहे फील्ड में और उसको रिप्लेस करें पैरामिलिट्री। वो अब ये जो नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर होने वाला है, और उसके अलावा हुकूमत की जहाँ तक रेट का सवाल है तो वो सिर्फ उसी सूरत में कायम होगी जब वहाँ बुनियादी सियासी रिफॉर्म्स होंगी, और उसमें ये जो हुकूमत का हिस्सा है उसमें खासी कमी नज़र आती है। उनके जो करने के काम हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो फाटा रिफॉर्म्स हैं, फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से कोई पेशरफ्त अभी तक नज़र नहीं आती। ये वो चीज़ें हैं जिसको फौज चाहती है कि जो गवर्नमेंट है वो फौरी तौर पे उस सिलसिले में काम आगे बढ़ाए। तो मेरा ख्याल है ये उस तरफ उसकी निशानदेही जो है वो की भी जा रही है और शायद ज़्यादा भरपूर अंदाज में की जाएगी। देखना ये कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो बयान जारी होता है या जो ISPR का प्रेस रिलीज जारी होता है उसमें इस तरह इन चीज़ों की तरफ इशारा होगा या महज पेशा वाराना मसाइल की तरफ इशारा होगा।
अच्छा मजहर अब्बास साहब, पंजाब के सिनेरियो में जरूर वाजे कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त नजर सारी पंजाब की तरफ लगी हुई है। रेंजर्स का जो मुतालबा मुसलसल आता था सिंध हुकूमत की जानिब से कि कार्रवाई पंजाब में भी की जानी चाहिए, अब उसके हवाले से अब चिमगोइयां भी हो रही हैं, बातें भी की जा रही हैं, ये कार्रवाइयां की जाएंगी रेंजर्स की जानिब से। आप क्या फोर्सी करते हैं? देखिए, जो पंजाब का मामला है वो अब भी पंजाब गवर्नमेंट ये समझती है कि उनकी पुलिस इतनी कैपेबल है और उनके जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इतना कैपेबल है कि वो उन चीज़ों को, उन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। जिस तरह आज आईबी चीफ ने जो ब्रीफिंग दी है सेनेट की कायमा कमेटी को, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने दाइश का नेटवर्क पंजाब में तोड़ दिया है और खातिर खा कामयाबी हासिल हुई है। अब ये ज़ाहिर स्टेटमेंट है, ये किस हद तक सही है या नहीं है इसमें आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अब भी पंजाब हुकूमत चाहती है कि बहुत ज़्यादा रेंजर्स जो है वो पंजाब में इन्वॉल्व ना हो चीज़ों, और वो ज़्यादातर उनके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है और उनके दीगर जो पुलिस के डिपार्टमेंट हैं वही इसको हैंडल करें। लेकिन ये देखना ये है कि जिस तरह सिंध का एक एप्रीहेंशन है कि नैब का सारा जोर जो है वो सिंध और पीपल्स पार्टी के ऊपर है, तो क्या नैब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ जो पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग इंक्वायरीज हैं, उनको भी आगे बढ़ाएगी या ये सिर्फ पीपल्स पार्टी स्पेसिफिक नैब रहेगी? जी ठीक है मजहर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो एक्सपेक्टेड है आज का इजलास, यकीनन को कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती के हवाले से बहुत सी अहम बातें की जाती हैं, मुल्क के अमूर भी सामने आते हैं, लेकिन साथ ही साथ करंट सिनेरियो में इस वक्त जो अस्करी क़यादत गुज़िश्ता दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, इस वक्त और भी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है और उसके नतीजे में बहुत सी बातें की जा रही हैं आने वाले दिनों में पंजाब के हवाले से भी, और रेंजर्स का नफाज पंजाब में और रेंजर्स के यहाँ पे एक्शन के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम तस्वीर का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।